सभी दर्शकों का संध्या के 7 बजे एमबीएन न्यूज नेटवर्क के कार्यक्रम में स्वागत है। आज 26 मई है। भारत में लोग बुद्ध जयंती मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। भारत में पूर्णिमा का दिन आज ऐसा माना जा रहा है और लोग बुद्ध जयंती मना रहे हैं। पूर्णिमा हो चाहे अमावस्या हो, ये ब्राह्मणी शब्द है। ब्राह्मण धर्म के ग्रंथ द्वारा या 15% के द्वारा ये विकसित किया हुआ है, लेकिन लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको। क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस आधार पे कर रहे हैं, ये एक अलग प्रश्न है। खैर, बुद्ध वो महामानव है जिन्होंने पूरे विश्व में समता स्थापित करने का एक बहुत ही वैचारिक जो क्रांति हुई, उसमें राजनीतिक परिवर्तन हुए, बहुत सारी बातें हुई उनके आंदोलन में। वर्ण व्यवस्था को उन्होंने चुनौती दिया। फिर मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ। लंबे समय तक भारत का एक समृद्ध शक्तिशाली स्वरूप जो है वो देखने को मिला। हम आज जो विषय लेकर आए वो राजनीति के ही दृष्टिकोण से है। ऐसे आप जो जनसामान्य लोग हैं, विशेषकर अगर पिछड़े वर्ग की हम बात करें, तो उसमें से अधिकतर जो पिछड़े वर्ग के, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हो, वो राजनीति से बहुत दूर रहने का प्रयास करते हैं। लोग ऐसा मानते हैं, हमारे पढ़े लिखे लोग, कि राजनीति जो है वो हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे बच्चों के लिए ठीक नहीं, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। लेकिन राजनीति वो प्लेटफॉर्म है, राजनीति वो जरिया है, राजनीति वो माध्यम है जिससे भारत के हर वर्ग का ही नहीं, विश्व के हर वर्ग का अ, दिशा तय होता है। क्या खाना है, कैसा देश होगा, क्या पहनना है, कितना महंगा होगा, ये सारा चीज पॉलिटिक्स से तय होता है। जो लोग राजनीति से दूरी बना के रखना चाहते हैं, वो फिर ये सवाल अक्सर करते हैं, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, महंगाई है, लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये बात वो हमेशा करेंगे, वो हमेशा करते हैं। लेकिन जब राजनीति में इन्वॉल्वमेंट का मसला आता है, राजनीति से जुड़ने का बात आता है, तो फिर वो दूरी बना लेते हैं। राजनीति अच्छे लोगों के लिए नहीं है। एक इसका दूसरा पहलू भी है कि जिन लोगों ने राजनीति में हिस्सा लिया पहले, जो शिक्षित वर्ग थे, उन्होंने राजनीति को इतने बुरे तरीके से बदनाम किया है कि लोग उसमें शामिल होना नहीं चाहते। ये एक पक्ष और है। लेकिन आज के तारीख में अगर डेमोक्रेसी को अगर हमको समझना है, डेमोक्रेसी अगर स्थापित होना है भारत में, तो भारत के हर वर्ग को राजनीति में पहुंचना पड़ेगा, राजनीति में उसको सक्रिय रूप से हिस्सा लेना पड़ेगा। इसलिए आज का विषय इसी संदर्भ में है। आप विषय स्क्रीन पे देख रहे हैं, 15 बनाम 85 के आधार पर पॉलिटिक्स, राजनीति क्या इतिहास है और आज भारत की राजनीति कहां खड़ी है। इस विषय पे हमारे साथ अविचल कुमार, बामसेप झारखंड से, फिर हमारे साथ रहेंगे मनोज महतो जी, फिर हमारे साथ मूल निवासी रितेश कुमार जी। तीन मूल निवासी जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, विभिन्न संगठन से, उनको हमने आमंत्रित किया है। हम अभी जो चला रहे हैं कंटिन्यू, वो 15 बनाम 85 के आधार पर हमारे महापुरुषों का योगदान, भारत में संघर्ष, ये कई चीजों को हम एक साथ करके उसको बिंदु बार विषय बार पर लगाकर हम आपके सामने ला रहे हैं, ताकि हम दोस्त और दुश्मन की पहचान लोगों को करा सके। विशेषकर हम बैकवर्ड क्लास के लोगों को 15 बनाम 85 की जो मामला है उसको हम समझा सके। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए आज का जो मसला है पॉलिटिक्स पर है, 15 बनाम 85 पर है, हमारा कैसा इतिहास रहा और कैसा आज वर्तमान में ये चल रहा है, ये तमाम बिंदु पर हम आज चर्चा करेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो हम आपको अवगत कराते हैं, हमारे साथ जो पैनलिस्ट है, हमारे साथ जो पैनलिस्ट है जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो मूल निवासी मनोज महतो जी हैं, बोकारो से हैं, झारखंड से है। और हमारे साथ दूसरे पैनलिस्ट होंगे रितेश कुमार जी। दोनों भी ये भी हमारे साथ बोकारो से जुड़े हुए हैं। तो हम शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल हम पॉलिटिक्स से शुरू करेंगे, राजनीति से शुरू करेंगे।
हाँ, सर्विस में जो लोग हैं उनके लिए कुछ प्रोटोकॉल जरूर है कि हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे, मंच में शामिल नहीं हो सकते हैं, किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम वोट तो दे सकते हैं, अपनी सरकार बना सकते हैं, हम सरकार बन सकते हैं। ये हमारा राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। अगर पूछा जाए कि हमारे महापुरुषों का आंदोलन का सबसे बड़ा रिजल्ट क्या है, आउटपुट क्या है, तो आप देखेंगे कि 18 साल होते ही व्यक्ति को वोट देने का राइट्स मिल जाता है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, 18 वर्ष, ना उसमें आपके लिए कोई एजुकेशन बंधन है, ना आपके लिए धर्म बंधन है, ना जाति बंधन है, ना आपकी अमीरी बंधन है, ना आपकी गरीब, मतलब कुछ भी नहीं है। आप 18 साल जैसे ही होते हैं, और हर व्यक्ति जो जन्म ले रहा है, अगर वो 18 पार करता है प्रकृति के नेचुरल ग्रोथ से, तो वो इस राइट्स के काबिल हो जाता है। ये सोचिए कितनी बड़ी ये ताकत संविधान ने दी है। यानी हर व्यक्ति पॉलिटिक्स से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़ा हुआ है। लेकिन आज जो भारत में सिनेरियो बना, चाहे शिक्षा का हालत बुरा हुआ, चाहे स्वास्थ्य शिक्षा बुरा है, चाहे एजुकेशन बुरा है, जो भी आप बोल रहे हैं, सबका निष्कर्ष, सबका परिणाम राजनीति से ही निकलता है। कौन लोग सत्ता में क्या सोचते हैं। तो हम शुरू करते हैं रितेश जी से। इसी जो मैं बात कर रहा हूं इसी संदर्भ में, मेरा रितेश जी ये बामसेप से है, बोकारो जिला अध्यक्ष है, हम इनसे शुरू करते हैं वार्तालाप। रितेश जी ये बताइए कि मानव के जीवन में पॉलिटिक्स, राजनीति का क्या महत्व है। रितेश जी, जी माइक को जी। अनम्यूट कर, जी हाँ ठीक है, ओके बोलिए हाँ, सर। सभी दर्शकों को जय भीम, जय मूल निवासी। और आज पूरा देश के साथ विश्व भी बुद्ध जयंती मना रहा है। तो मैं तो उनके कुछ जो बातें हैं उसके बारे में थोड़ा समय लूंगा, बता रहा हूँ। जी। उन्होंने उन्होंने जो बुद्ध का जो दर्शन था, उसमें जो दिखाई देता है एक त्रिशरण होता है। त्रिशरण को हम त्रिरत्न भी कहते हैं। जो यह है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। जी। बुद्ध ने अपने समय में यह त्रिरत्न दिया, भारत के मानवों के लिए, भारत के लोगों के लिए यह त्रिरत्न दिया। तो पहला जो रत्न है बुद्धम शरणम गच्छामि, इसका मतलब होता है कि मानव को, लोगों को ज्ञान के शरण में जाना चाहिए। क्योंकि बिना ज्ञान कर मानव जानवर के समान होता है। जी। यदि किसी भी व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है तो वह सत्य और सत्य को नहीं पहचान पाता है, दोस्त और दुश्मन को नहीं पहचान पाता है। बिल्कुल। हालांकि जो शब्द है, पहला रत्न है बुद्धम शरणम गच्छामि, हम्म। मतलब इसमें ऐसा स्पष्ट होता है कि बुद्ध के शरण में जाओ। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब वो गौतम बुद्ध बने। यानी पहला रत्न जो है बुद्धम शरणम गच्छामि, उसका मतलब हुआ कि भारत के लोगों को, मानवों को ज्ञान के शरण में जाना चाहिए। हम्म। इनका दूसरा जो रत्न है धम्मम शरणम गच्छामि। धम्म का मतलब होता है नैतिकता। कुछ लोग इसे धर्म समझ लेते हैं। धम्म का मतलब नैतिकता होता है, हम्म। मतलब नैतिकता होता है। और हर मानव को सिर्फ धर्म के बारे में बात नहीं करना चाहिए, बल्कि धर्म को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। तीसरी जो उनका रत्न था संघम शरणम गच्छामि। संघ यानी समाज, संघ यानी समाज। समाज का, वैसे समाज का निर्माण करो जो इस नैतिकता के राह पर चले और नैतिकता का प्रचार प्रसार करे। तो मैंने बुद्ध के बारे में कुछ बातें बताई। हालांकि आज का जो विषय है और जो मुझसे सवाल किया गया है वह यह है कि मानव के जीवन में राजनीति का क्या महत्व है। मानव एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहता है। और वह जिस समाज में रहता है
उस समाज में विभिन्न तरह के लोग होते हैं, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, सोच, विचारधारा के लोग रहते हैं। तो जो अलग अलग विचारधारा के लोग रहने के कारण एक मानव दूसरे मानव पर प्रताड़ित करता है, शोषण करता है। इसके साथ ही इस मानव में कोई गरीब है तो कोई अमीर है, कोई दबंग है तो कोई कमजोर है, कोई बेईमान है तो कोई ईमानदार है। तो जो बेईमान व्यक्ति होता है वो ईमानदार व्यक्ति को शोषण करता है। तो इन सारी जो परिस्थिति उत्पन्न हो रही है मानव के बीच, तो इसको दूर करने के लिए राजनीति का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि राजनीति वह क्षेत्र है जहां मूल्यवान संसाधनों, वस्तुओं, सेवाओं, अवसरों एवं लाभों को वितरण हेतु विरोधाभासी मांगों के बीच समाधान निकाले जाते हैं। मतलब समाज में जो भी समस्याएं हैं, जैसे उच्च नीच हुआ, आर्थिक गैर बराबरी हुआ, उसको समाधान करने के लिए राजनीति है। इसमें एक शब्द मैंने यूज किया, विरोधाभासी मांगों को। मतलब यदि कोई राज्य के विधानसभा का सत्ता पक्ष कोई बिल लेकर आता है समाज से रिलेटेड, और विपक्ष के साथ बहस करके यदि पास करता है उस बिल को, चाहे सामाजिक बिल हो, चाहे आर्थिक गैर बराबरी को दूर करने वाला बिल हो, चाहे सांस्कृतिक समानता स्थापित करने वाले बिल हो, तो यदि विपक्ष के साथ बहस करके जो बिल पास करती है तो उसे हम राजनीति कहते हैं। लेकिन यदि सत्ता पक्ष बिना संविधान विशेषज्ञ, सामाजिक विशेषज्ञ एवं अपने हाउस में, अपने विधानसभा में बिना बहस किए जबरदस्ती पास कर देती है तो उसे हम युद्ध कहते हैं। क्योंकि कुछ विद्वानों का कहना है कि युद्ध और राजनीति में ज्यादा फर्क नहीं है। रक्तपात के साथ की गई राजनीति को ही युद्ध कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि बिना रक्तपात के की गई युद्ध को राजनीति कहते हैं। मतलब बिना रक्तपात के यदि कोई समाज के लिए कानून बनाती है तो उसे हम राजनीति कहते हैं। हम जानते हैं कि भारत की जो राजनीति है भारतीय संविधान के ढांचा के अंतर्गत कार्य करती है, और भारतीय संविधान सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है। सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहने का मतलब यह हुआ कि समाज में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की स्थापना करना है। और समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व को स्थापना करने का मतलब हुआ कि प्रत्येक वर्ग को जो मूलभूत अधिकार है, जो मानवीय मूल्य है, सबको उनकी जरूरत पूरी हो जाए, किसी के साथ भेदभाव न रहे। यही है सामाजिक क्रांति। तो सामाजिक क्रांति की स्थापना करने के लिए हमें राजनीति का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि जाओ अपने घर के द्वारों पर लिख दो, हमें इस देश का शासक बनना है। शासक मतलब राजनीति करके ही शासक बनती है। राइट। दूसरी तरफ देखते हैं कि मानव को राजनीति क्यों करना चाहिए, तो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ घटना है आरक्षण को लेकर। संविधान सभा ने मानव के लिए, संविधान सभा भी एक राजनीतिक संस्था है, राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल हाउस थी पहले। संविधान सभा ने जो मानव जो के साथ दूसरे मानव के द्वारा जो गैर बराबरी की व्यवस्था बनाई गई, उसको दूर करने के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ सरकारी संस्थानों में जो रिप्रेजेंटेशन पर्याप्त मात्रा में नहीं थी किसी खास वर्ग का,
उसको पूरा करने के लिए रिजर्वेशन दी गई। लेकिन वर्तमान में या समय समय पर कुछ गंदे राजनीति करने वाले लोगों ने मानव को जो मिले हुए जो अधिकार हैं वो नष्ट किए जाते हैं, आरक्षण को कमजोर किया जाता है। तो इस प्रकार भी हम देखते हैं कि मानव के लिए राजनीति का बहुत बड़ा महत्व है। जी। दूसरी घटना देखते हैं कि संविधान सभा ने ही SC ST OBC के लिए 50% की रिजर्वेशन का लिमिट किया गया। हालांकि SC ST OBC यानी मूल निवासियों की जो जनसंख्या है 85%, तो 50% रिजर्व कर दी गई। और यह भी उसमें कानून बनाई गई कि जो कैटेगरी का बच्चा कैंडिडेट, यदि ओपन कैटेगरी के बच्चे इतना नंबर लाते हैं तो ओपन कैटेगरी में उनका रिजल्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसकी जनसंख्या 85% है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो 85% जनसंख्या का लाभ मात्र 50% मिलेगा और जो 15% लोग हैं उनको लाभ 50% मिलेगा। यही यूपी में हो रहा है। अभी यूपी का राज्य सरकार ने इसके लागू किया है और यूपी में ये घटना घट रही है कि कुछ OBC के बहुत सारे लोग एग्जाम में छट जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि राजनीति गंदा चीज है या राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि राजनीतिक में जाए चाहे नहीं जाए, लेकिन राजनीतिक को समझ होनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। जो भी इस देश के नागरिक है, सभी व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि राजनीति की समझ कम से कम होनी चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसा बोलते हैं कि राजनीति गंदी चीज है, राजनीति में नहीं जाना हमें पसंद नहीं है, तो वो मानते हैं कि वो बिल्कुल गुलाम ही है। जी, क्योंकि आपको भी वोट देने का अधिकार मिला है, आपको भी मताधिकार मिला है, मत देने का अधिकार मिला है। आप बिना राजनीति समझ के यदि मताधिकार का उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत लोगों को संसद में विधायिका में चुनकर भेजते हैं, उसका दुष्परिणाम आपको भोगना पड़ता है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बखूबी आपने बताया कि हर तबके को राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए, समझ विकसित करनी चाहिए। कई सारे उदाहरण भी आपने हमारे सामने रखे, कई राज्यों की भी बातें आपने रखी। बाबा साहब ने भी अपने वक्तव्य में कहा है कि देश का जो संपूर्ण भविष्य है वो बुद्धिजीवी वर्ग पर निर्भर करता है। सोचिए कैसा बुद्धिजीवी वर्ग सोच रहा है और उसका क्या रिजल्ट उसमें वो निकाल के लाता है, वो पूरा देश उस पर डिपेंड करता है। सिर्फ हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को हम किसी चीज के लिए दोषी ठहरा कर अपनी जिम्मेदारी से हम नहीं निकल सकते हैं। बहुत जरूरी है कि बुद्धिजीवी वर्ग को पॉलिटिक्स की समझ डेवलप करनी चाहिए। रितेश जी ने बखूबी इसको कहा। अब हम चलते हैं, हमारे साथ मनोज महतो जी हैं, मूल निवासी मनोज महतो जी हैं और ये एक राजनीतिक किसी ऑर्गेनाइजेशन से, PPI से भी ये जुड़े हुए हैं। हम उनसे उस संदर्भ में हम बात करेंगे, लेकिन आज का जो विषय है वो इतिहास से संदर्भ में अभी हम चल रहे हैं, वर्तमान में हम बाद में आएंगे। तो मेरा मनोज जी से सवाल है कि रितेश जी ने बुद्ध के बारे में कहा कि बुद्ध ने एक समता स्थापित करने का चलाया मूवमेंट। बुद्ध के आंदोलन से लेकर, आप अपनी माइक को अनम्यूट कर लेंगे मनोज जी। बुद्ध के आंदोलन से लेकर फूले साहब तक के आंदोलन में पॉलिटिक्स, जैसे उसमें बहुत सम्राट अशोक भी हैं, उसमें क्या हुआ, किस तरह की राजनीति का उथल पुथल हुआ, सम्राट अशोक का कैसे उदय हुआ, आप इसको कैसे देखते हैं मनोज जी? MBN न्यूज को वेलकम और जय भीम, जय मूल निवासी जी। और मैं बुद्ध के एक घटना में सुनाना चाहता हूँ। किसी राज्य में गए हुए थे अपने उपदेश देने के लिए जी। तो एक सभा में आया एक जो जिसका गाय या बैल खो गया था, ढूंढते ढूंढते आया और वहां खड़ा हो गया। तो बुद्ध की नजर उन पे पड़ी और उनको बुलाया और सबसे पहले कहा कि इसको पहले भोजन कराया जाए, उसके बाद ही प्रवचन की शुरुआत होगी। उसके बाद भोजन करा गया, उसके बाद बुद्ध ने अपना प्रवचन
किया। इसका कहने का मतलब है कि भूखे पेट जो है भजन सुहाता नहीं है। जैसे वर्तमान समय में अभी चल रहा है, लॉकडाउन का मामला है, हम्म। और सरकार जो है बता रही है कि सैनिटाइजर लगाइए, मास्क लगाइए और हम्म। घर में रहिए, आराम कीजिए तो आपको कोरोना नहीं होगा। हम्म। तो इस तरह का जो है भजन जो सुना रही है, यानी अपने कर्तव्यों से वो हट रही है। और बात रहा बुद्ध के जो वैचारिक परिवर्तन समाज में स्थापित हुआ, तभी जाके राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ और राजनीतिक निर्माण हुआ। और उनका उदाहरण है मौर्य साम्राज्य का जो है विस्तार हुआ। हम्म। जिन्होंने जो मौर्य जो शासक थे, मैं उन राजाओं का नाम मैं बताना चाहता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक, कुणाल मौर्य, दशरथ मौर्य, संप्रति मौर्य, शाली शुक्ल, देव वर्मा मौर्य, सत्यधनु मौर्य और बृहदत्त मौर्य। हम्म। इन्होंने उतना कम से कम 300 वर्षों तक शासन स्थापित किया। किसके कारण? सामाजिक और वैचारिक परिवर्तन होने के कारण, यानी बुद्ध के जो विचार को जो अपनाए, उन्हीं के आधार पे उनको राजनीतिक साम्राज्यवाद का निर्माण हुआ। वो मौर्य साम्राज्य जिसमें उसमें समता, बंधुता और न्याय सभी को प्राप्त और खुशहाल जीवन व्यतीत करते थे। मनोज जी, एक चीज हम आज के आपसे इसमें परिप्रेक्ष्य में। जी, आज एक हम सवाल आपसे इसमें जोड़ना चाह रहे हैं। हाँ, जिन राजाओं की बात आपने की, लगातार मौर्य साम्राज्य के 10 शासकों की आपने बात की बुद्ध के आंदोलन से, आज के तारीख में लोग चुनाव के समय में चुनाव प्रचार करते हैं, है ना? माइक जी, लगाया, बड़ा बड़ा सभा लगाया, हमें वोट दो, हमें हमें जिताओ, है ना? पहले कांग्रेस थे, अभी बीजेपी आई है, ये माध्यम रहा। लेकिन ऐतिहासिक रूप से बुद्ध के विचारों की जो राजनीति स्थापित हुई, तो बुद्ध ने वो कौन से मार्ग अपनाए कि इतना बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हमको दिखाई पड़ा सम्राट अशोक के तौर पे? जी मनोज जी। बुद्ध ने मार्ग दिखाया बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो है, हम्म। उन्होंने रास्ता दिखाया समाज को, और उन्हीं के रास्तों से वो अपने हक अधिकार को प्राप्त किया। लेकिन मेरा ये और सवाल है कि कौन से उन्होंने रास्ते अपनाए? ये तो उनकी विचारधारा है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बताना। लेकिन हम ये जानना चाहिए वो क्या करते थे सोसाइटी को उस वक्त। सोशल मीडिया की तो बात दूर की बात, बहुत दूर की बात है। वो क्या माध्यम उन्होंने क्या अपनाया कि इतना बड़ा परिवर्तन पूरे भारत में आया? पूरे भारत में परिवर्तन करने के लिए भिक्षु संघ का निर्माण किया। हम्म। यानी उस समय जो था स्थापित जैन धर्म का उस समय प्रचलन था, लेकिन जैन धर्म में शिक्षा का जो अधिकार था सिर्फ पुरुषों को था। लेकिन बुद्ध ने जो है पुरुष और महिलाओं को शिक्षा का मार्ग अपने संघ में दिखाया और उसको समता का समाज में स्थापित किया। यानी पुरुष और महिला का सहभागिता से ही समाज का निर्माण होता है। जैसे जी। राजनीति का बात हुआ, तो राजनीति में जैसे जैसे 1935 में एससी को अधिकार मिला, तो एससी वर्ग के जो है उस वर्ग की चेतना जो है 1935 में उसका नेतृत्व किया अंबेडकर साहब ने। और 1950 में एसटी का जो जयपाल सिंह मुंडा है उनका नेतृत्व किया, तो उनको अधिकार मिले। ओबीसी को जो कुछ उसके प्रतिनिधि रहे, जो भी मंडल कमीशन क्या थी हुआ, जो हमारे लोग वहां पहुंचे तब जाके थे, तो 1952 में जाके मिला, वो भी मिला तो 27% मिला। लेकिन जन जागृति जैसे दोस्त और दुश्मन की पहचान जैसे हो जाएगी, वो समाज संगठित ऑटोमेटिकली हो जाता है जी। जी। और उस शक्ति का निर्माण करता है और राजनीति में भी प्रभाव डालता है। जी। जी। जी, धन्यवाद मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आ, बुद्ध के आंदोलन में संघ का एक बड़ा भूमिका रहा।
इसका मतलब ये है कि राजनीति को प्रभावित संघ और संगठन करती है, जी और संघ और संगठन का निर्माण विचारधारा से होता है। जी भारत में आज के डेट में दो विचारधाराओं की लड़ाई है। बहुत सारे लोग ऐसा देखते हैं कि हम जो है कभी आपको अच्छा बोलते हैं, कभी है ना, कभी बीजेपी अच्छी है तो कभी कांग्रेस अच्छी है। लेकिन भारत में वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो संघ की लड़ाई चल रही है, और संघ राजनीति को प्रभावित करता है। जिस संघ के जी लोग समाज को जितना प्रभावित करेंगे, ये हम इतिहास हमें यही सिखाती है कि जितना हम समाज को हम प्रभावित करेंगे, जो संगठन जिस पैमाने पर प्रभावित करेगा, समाज जो है उसी तरह की राजनीति का परिणाम देता है। धन्यवाद मनोज जी। रितेश जी, हमें ये बताइए कि सम्राट अशोक के बाद फूले साहब से लेकर बाबा साहब तक के जो राजनीति का जो दौर है, उसको आप कैसे देखते हैं? यानी आजादी, अब मैं ये कह रहा हूं कि आजादी तक, या हम ये कहें कि आज की जो 85% की जो बात करने वाला बामसिप संगठन है, उसके निर्माण यानी 1970 1978 के पहले तक की जो पॉलिटिक्स को है, उसको आप कैसे देखते हैं रितेश जी? जी, माइक को अनम्यूट कर लेंगे जी, जी, बोलिए। इसमें आपने जो सवाल किया, फुले और अंबेडकर, उसके बाद भारतीय संविधान लागू होने के बाद और बामसेफ ऑर्गेनाइजेशन बनने के पहले, हम्म। तो सबसे पहले किसी भी राजनीतिक सफलता के पीछे सामाजिक संगठन का हाथ होता है, सामाजिक संघ का हाथ होता है। हम्म। तो आपने पहले भी यह बताया कि अशोक सम्राट के जो प्रशासन प्रणाली चला वो बुद्ध के प्रभाव के कारण चला। तो यदि हम देखते हैं कि फूले साहब को देखते हैं तो उन्होंने सबसे पहले चिन्हित किया कि समस्या किन वर्गों के है। हम्म। तो उन्होंने समस्या को चिन्हित करके बताया कि शूद्र अतिशूद्र, तत्कालिक जो नाम उन्होंने दिया, शूद्र अतिशूद्र, इनकी समस्या को पहचाना, सामाजिक समस्या को पहचाना। तो उन्होंने उसके लेकर आंदोलन, सामाजिक आंदोलन चलाया, हम्म। जिसमें सबशोधक समाज की स्थापना, गुलामगिरी, बहुत सारे साहित्य लिखना, हम्म। उन्होंने ये आंदोलन चलाया। उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी अपने समय में समाज को जागरूकता करने के लिए, समाज को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता स्थापित करने के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किया। उन्होंने इस शूद्र को एससी एसटी ओबीसी के रूप में चिन्हित किया। जब 1947 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद होता है, तो स्वतंत्र देश का एक अपना संविधान की जरूरत महसूस हुई। तो बाबा साहेब और फूले साहेब का जो आंदोलन था, उसी के अनुभव के आधार पर, समाज में समता स्थापित करने वाली विचारधारा के आधार पर उन्होंने 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया, और संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू होने के पहले जो स्वतंत्रता 1947 में मिली थी, उस समय विद्वानों में डर था कि भारत में 565 रियासतें कैसे एक साथ आएगी। तो उन्होंने सभी विचारधारा को एक साथ लेकर संविधान का निर्माण किया, और संविधान का निर्माण कर उसमें बहुत सारी नियम बनाए ताकि सभी धर्मों जातियों को उत्थान हो सके। उसके साथ ही संविधान ने शासन चलाने के लिए बहुत सारे संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण किया। जैसे मेन रूप से हम लोग जानते हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इसके अलावा बहुत सारा छोटे छोटे संस्था का निर्माण किया इस देश में शासन करने के लिए। तो इन सारे संस्थाओं में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, ये आशा के साथ उन्होंने भारतीय संविधान में नियम बनाए ताकि भारत देश संगठित रहे, भारत देश में अखंडता बरकरार रहे। लेकिन गलत लोगों के हाथों में सत्ता जाने के कारण ये जो संवैधानिक संस्था पर जो कब्जा है वो कुछ खास वर्गों का है, जिसके चलते हमारे देश में अखंडता, मतलब देश को टूटने से हमेशा डर बना रहता है, और देश में हमेशा दंगा, सांप्रदायिक दंगा, जातीय दंगा होते रहते हैं। साथ ही साथ यदि हम देखते हैं कि
जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान लागू हुआ, उसके बाद 1952 में प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ। और प्रथम लोकसभा चुनाव जैसे हुआ तो उसमें पता चला कि 56% सीटों पर ब्राह्मण चुनकर आए। 1952 में प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें 56% ब्राह्मण चुनकर आए। और इतना ही नहीं, कांग्रेस जीतने वाले 95% जो सांसद थे तथा कथित सवर्ण जाति के लोग थे। उस समय ये हालात थी कि संविधान लागू होने के पहले राजनीतिक सत्ता तो ब्रिटिश शासन के पास था, परंतु सामाजिक सत्ता समाज पर कंट्रोल तथा कथित उच्च वर्ग के पास था। जैसे ही संविधान लागू हुआ, अंग्रेज चले गए, भारत में शासन करने का समय आया, तो इन्हीं वर्गों ने इस राजनीति को कंट्रोल में ले लिया, जैसे 1952 का लोकसभा चुनाव बताता है। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा कि सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने स्वतंत्र मजदूर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये मतलब क्रमशः ये तीनों पार्टियां का निर्माण किया, ताकि इस SC ST OBC के लोगों में राजनीतिक चेतना आए और हमारी जो समस्याएं हैं उस समस्याएं को दूर कर सके। यदि हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, उस समय का संविधान लागू होने के बाद और वामसेफ संगठन बनने के पहले, क्योंकि झारखंड भी उस समय बिहार में का ही अंग था, तो उस समय देखते हैं कि जो प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के हुए थे श्री कृष्ण सिंह हुए थे, जो 1937-36 से 35 से ही लगभग उन्होंने मुख्यमंत्री बना। तो उसके बाद जो मुख्यमंत्री का बनने का जो रिकॉर्ड है वो इस प्रकार है कि 1935 से लेके 1977 तक लगभग 7 मुख्यमंत्री तथा कथित स्वर्ण जाति के लोग ही बने, जिनकी जनसंख्या मात्र 15% है। और जिसे हम SC ST OBC मूल निवासी कहते हैं, उनकी जनसंख्या 85% होते हुए भी इस समय अवधि में मात्र 3 से 4 मुख्यमंत्री ही बने। सिर्फ मुख्यमंत्री की संख्या से ही नहीं होगा, इसमें यह भी पता चलता है कि जो 15% तथा कथित सवर्ण जाति जो 7 मुख्यमंत्री बने, उनका कुल 33 वर्ष के कार्यकाल में 28 साल कार्यकाल उन्हीं लोगों के हाथों में रहा। मात्र 5 साल कार्यकाल मूल निवासी बहुजन समाज के हाथों में रहा। वामसेफ संगठन बनने के पहले ये बिहार का मुख्यमंत्री का ये रिकॉर्ड है, जिसमें से कर्पूरी ठाकुर जो थे सबसे ज्यादा 2.5 साल रहे थे, बाकी सब 6 महीना 1 साल रहे थे। और उन्हीं के समय राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। इसका मतलब हुआ कि राजनीतिक तौर पर हमें वो आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे थे। तभी तो अंबेडकर के समय तथा कथित सवर्ण जातियां, रूढ़िवादी सोच वाले लोग बोले थे, क्या तेली तमोली संसद में जाकर हल चलाएंगे? उनके अंदर, उनके मन में क्या है ये उन्होंने बता ही दिया। उसी का परिणाम था कि बिहार के संविधान लागू होने के बाद और वामसेफ संगठन बनने के पहले इस तरह मात्र 3 से 4 मुख्यमंत्री ही अल्प समय के लिए बने। लेकिन बिहार और यूपी में राम स्वरूप वर्मा और जगदेव बाबू ने सिर्फ सामाजिक आंदोलन नहीं चलाया, बल्कि उन्होंने राजनीतिक चेतना और राजनीतिक में भागीदारी के लिए उन्होंने पुरजोर आंदोलन चलाया। इसीलिए तो उन्होंने कहा था 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसका मतलब हुआ कि उस समय उन्होंने जो आंदोलन 1960-65 के बाद जो चलाया था, उस समय भी हालत खराब थी राजनीतिक क्षेत्र में। और जैसे ही मुख्यमंत्री मूल निवासी समाज के बनते थे, उन्हें उस जाति पर कमेंट किया जाता था। जैसे कर्पूरी ठाकुर को भी कमेंट किया गया कि दाढ़ी बनाने वाले आदमी मुख्यमंत्री संभालेगा। यूपी में भी एक
मंत्री को बोला गया कि जो कल जूता सीते थे आज हम पर शासन कर रहे हैं। यह भी बोला जाता है कि जो कल भैंस चरा रहे थे वो आज मुख्यमंत्री बन गया है। इसका मतलब उनके मन में बहुत खोट है। वो राजनीतिक विकास बहुजन समाज में नहीं देखना चाहते हैं। तो इस तरह से मूल निवासी बहुजन समाज जिनकी जनसंख्या 85% है और तथाकथित सवर्ण जाति जिनकी जनसंख्या 15% है, इनके बीच बहुत संघर्ष हुआ इन वामसेव संगठन बनने के पहले और संविधान लागू होने के बाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी, बखूबी आपने जो सवाल था उसका सटीक जवाब दिया। हम चलते हैं मनोज जी के पास। रितेश जी ने ये बताया कि वामसेव 78 में बना, उसके पहले कैसे उथल पुथल रहा, विशेषकर बिहार से, चाहे बुद्ध की बात करें चाहे राजनीतिक बात करें, यही रास्ता है। बिहार यूपी यही एक मार्ग रहा राजनीति का, और रितेश जी ने उदाहरण के साथ बताया। मनोज जी ये बताइए कि 85 और 15 की लड़ाई वामसेव के बनने के बाद वैचारिक रूप से ज्यादा दिखाई दिया आधुनिक भारत में, अगर हम बात करें तो संविधान लागू होने के बाद। लेकिन जिस रफ्तार से बढ़ रहा था, चाहे हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें, लेकिन वो फिर आज के डेट में वो 15-85 का जो मसला है वो लगभग अब खत्म हो गया। तो इस पतन का मुख्य कारण आप क्या समझते हैं जी? माइक को अनम्यूट कर लेंगे जी मनोज जी। हेलो, बोलिए। समाज को वैचारिक परिवर्तन करने के लिए एक संगठन का जरूरत होता है, और संगठन का विस्तार जो है, अगर समस्या राष्ट्रीय है तो राष्ट्रीय संगठन की जरूरत होती है। तो हमारा समस्या राष्ट्र है तो राष्ट्रीय संगठन ही एक विकल्प पड़ता है। और जैसे जैसे वामसेव अपने महापुरुषों के विचारधारा को विकसित कर अपने बहुजन समाज मूल निवासी बहुजन समाज को एकत्रित करने में प्रयासरत है, उसी तरह राजनीतिक में भी इसका परिणाम देखने को मिल रहा है। संसद में भले ही अभी हमारे लोग जाति के आधार पे पहुंच रहे हो, लेकिन जिस दिन विचारधारा के आधार पर संसद में कब्जा होगा उस दिन हमारा हक और अधिकार हम खुद अपने अनुसार कर लेंगे। जी मनोज जी, हमारा सवाल एक बार और हम आपसे दोहराना चाहते हैं। जिस रफ्तार से बढ़ रहा था हमारा पॉलिटिक्स बहुजन नाम से, उसका पतन का क्या आप कारण समझते हैं जी? का पतन का कारण है कि उसके पास जिस राजनीतिक पार्टी पे हम जिस पे आशा करते हैं वो व्यक्तिवादी या परिवारवादी जो है इसका मुख्य कारण है। इसी वजह से जो है वो अपना निजी स्वार्थ के लिए आम जनता को परवाह नहीं करती है और अपना स्वार्थ सिद्धि करती है। लेकिन एक चीज और है, हम जिस परिवारवाद की बात कर रहे हैं, जिस हम बात करते कि पार्टी में एक ही आदमी का चलता है इसलिए पतन हुआ, लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए ना, कांग्रेस में एक गांधी परिवार का सिलसिला चला जी, नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, जो भी है ना, तो वो उधर भी है ना, लेकिन वो पार्टी 55 साल तक टिकती है। उसका कारण है उसने आरएसएस का निर्माण किया। कांग्रेस ही आरएसएस की मां है, और आरएसएस ही जो दूसरा विकल्प बीजेपी को विकल्प बनाया। यानी विपक्ष कोई है ही नहीं। विपक्ष का जो विचारधारा के आधार पर शैतानों के हाथों में ही है। इसी वजह से हम लोगों को हक और अधिकार नहीं मिल पा रहा है। जिस तरह ज्योतिराव फुले ने अपने शूद्रों अधिशूद्रों को एकत्रित करके सत्यशोधक समाज का निर्माण किया था, और आज जो शासक बने हुए लोग हैं वो भी एक समय किसी दिन गुलाम थे, लेकिन उन्होंने सांगठनिक सामाजिक संगठन तैयार कर वो अपने को विस्तार किया। उसी तरह हमारा मूल निवासी बहुजन समाज को भी सामाजिक संगठनों को, जो बुद्धिजीवी वर्ग है
उन्हीं के रास्तों में चलना होगा और अपना हक अधिकार प्राप्त ले सकेंगे। लेकिन मैं अभी समाधान आपसे नहीं पूछ रहा था, मैं ये पूछ रहा था कि पतन का क्या कारण है। मेरा जो सवाल ये है कि पतन का क्या कारण है। हम 1585 की बात कर रहे हैं ना, जी। 85 का मूवमेंट चला, हम एक तरह से भारत के जो सबसे बड़ी राज्य है उस पर हम पहुंच गए, कब्जा हो गया। लेकिन फिर वो पतन का कारण क्या हुआ, वो पॉलिटिक्स खत्म क्यों हो गई? क्या जैसे सिर्फ रिपब्लिक। व्यक्तिवाद ही उसका कारण है? क्योंकि अगर हम सिर्फ व्यक्तिवाद को लेते हैं तो दूसरी तरफ भी व्यक्तिवाद है। अगर हम कांग्रेस पार्टी को देखें तो उसमें भी एक मतलब एक परिवार का ही चलता है। हम हमारे लोग लालू यादव को बहुत कुछ बोलते हैं कि एक परिवारवाद, हाँ है, ये पॉलिटिक्स का दुश्मन है, लोकतंत्र का दुश्मन है, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन और उधर की राजनीति और इधर कर रहा राजनीति, दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है? वो तो राज्य तक ही सीमित रह गया ना, तो राज्य के बाहर जो है क्यों? वो नहीं जा पाए और क्यों? बड़ा पार्टी का निर्माण नहीं कर पाए। क्यों? उसके क्यों नहीं कर पास पाए? कोई सामाजिक संगठन नहीं थी, वो हाँ। जातीय आधार पर जो है हम्म। वो राजनीति की है। हम्म। तो जाति का वोट का मतलब है वो अल्पसंख्यक। तो हम्म। एक जाति को लेके हम राजनीति ज्यादा दिनों तक नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 70 जातियों को मिलाकर 1% होता है पूरे भारत में। हम्म। तो एक जाति को लेके हम राजनीति नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से हमारा जो जितने भी राजनीतिक पार्टी है, रिपब्लिक पार्टी हुआ, उसके बाद वो कांग्रेस में विलय हो जाती है, उसका बसपा हुई, बसपा भी बीजेपी के या कांग्रेस के साथ विलय होने के लिए तैयार है। उसी तरह हमारा जो है क्षेत्रीय पार्टी का जो है एकदम जितने भी राजनीतिक पार्टी, मूल निवासी बहुजन समाज की जितने भी पार्टी है सभी खत्म हो गई। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, एक बात उभर के आई, सामाजिक संगठन का बहुत बड़ा महत्व होता है। रितेश जी के पास हम चलते हैं। रितेश जी, ये बताइए, हम बात तो कर रहे हैं 1585 की। हाँ, अक्सर सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, अभी तो सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा बैन लगाने के लिए सरकार नए नियम अभी रिसेंटली लाई, एक दो दिन में लाने वाली है। हालांकि सोशल मीडिया जो चल रहा है, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, इस पर बैन लगा के लिए भारत सरकार कुछ नियमें ला रही है। लेकिन वो कंपनी वालों ने भी विरोध जाहिर किया है। लेकिन जिस तरह का तानाशाही भारत में हम देख रहे हैं, हो ना हो, कल कहीं ना कहीं इस पर कुछ ना कुछ अंकुश लग ही जाएगा, जिस तरह व्हाट्सएप पे लगा है। हमारा आज का आपके साथ सवाल है कि हम 85% की बात करते हैं, सोशल मीडिया हो चाहे फिर जहां भी हो प्लेटफॉर्म वो हम कर रहे हैं, जो लोग थोड़ा बहुत भी समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो राजनीति में अपना प्रभाव वो दिखाई नहीं देता है। लोग जितना गुस्सा है, जितना गुस्सा उनको भारत के हालात पे दिखाई दे रहा है, वो सारा गुस्सा वो एक दो पोस्ट फेसबुक पे या सोशल मीडिया पर लिख के वो निकाल देते हैं। मेरा ये कहने का मतलब है कि 85% कहने को है, लेकिन दिख क्यों नहीं रहा है परिणाम, रितेश जी? देखिए, सबसे पहले तो 1585 का जो ये जो बनाया गया, ये बामसेफ संगठन ने बनाया। और बामसेफ एक वैचारिक आंदोलन चलाती है, विचार का आंदोलन चलाती है। तो 15 और 85 इन्होंने ही बनाया। इसीलिए बनाया कि इन्होंने देखा कि 85% जो SC ST OBC इनकी समस्याएं हैं, और 15% जो समस्या देने वाले लोग, इसी आधार पर इन्होंने 15 और 85 का अंक लाया। तो हम देखते हैं कि भारत का जो राजनीतिक है, एक इसकी विशेषता यह है कि यहाँ चुनाव लोकतांत्रिक प्रणाली से होता है। मतलब इसमें जनता ही नेता को चुनते हैं, और लोकतंत्र में जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसका शासन सत्ता होती है। लेकिन सबसे पहले ये समझना होगा कि 15 और 85, क्योंकि पहले से बहुत डिस्कस कर रहा है कि 1585 1585, तो 15% कौन है, 85% कौन है, इसके बारे में कुछ हम बताना चाहेंगे। तो भारत में जो शोषक है वह 15% है, जिसे हम तथाकथित स्वर्ण जाति कहते हैं। उन्होंने ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से एक बहुत बड़ा वर्ग पर
शोषण किया है, असमानता को बनाया है, जिसे हम शोषक जाति कहते हैं, जो 15% है। दूसरी ओर देखते हैं कि एक शोषित वर्ग है जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हैं, जिन पर हजारों सालों से शोषण, अत्याचार और अन्याय हुआ है। उसकी संख्या भारत की जनसंख्या का 85% है। इसी को 1585 का आंकड़ा हमने बताया। तंत्र में संख्या का महत्व होता है और जिसकी संख्या ज्यादा होती है सत्ता उसी का होती है, लेकिन भारत में राजनीतिक सत्ता मूल निवासियों से बहुत दूर है। इसीलिए उनकी सामाजिक और आर्थिक जो गैर बराबरी है, उनका जो विकास है 72 सालों में जितना होनी चाहिए थी उतना नहीं पाया। बाबा साहब अम्बेडकर हमें आगाह करते हुए कहा है कि भले ही हम बहुजन हैं, आपका सवाल इसी पर था, भले ही हम बहुजन हैं, मतलब 85% हैं, लेकिन अगर हम एक लक्ष्य और एक विचारधारा के साथ जागरूक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत संगठित नहीं होते हैं, मतलब बहुजन वर्ग को इशारा करते उन्होंने बोला कि यदि हम बहुजन हैं लेकिन हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत संगठित नहीं होते हैं, एक लक्ष्य और विचारधारा के तहत संगठित नहीं होते हैं, तो जो अल्पजन है हम पर शासन करेगा। और उन्होंने यह भी कहा कि कॉन्शियस एंड डिटरमाइंड माइनॉरिटी ऑलवेज क्रिएट्स कंडीशन इन इट्स फेवर ओवर एन एमॉर्फस एंड इग्नोरेंट मेजोरिटी। मतलब लक्ष्य विहीन, असंगठित और गैर जागरूक बहुजन के ऊपर जागरूक और संगठित अल्पजन परिस्थितियां जो है हमेशा अपने पक्ष में रखता है। इससे पता चलता है कि हम 85% हैं, लेकिन हम संगठित नहीं है, हम एक विचारधारा के तहत संगठित नहीं है, हम एक लक्ष्य को ध्यान में रखकर कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं चला रहे हैं, कोई सामाजिक आंदोलन नहीं चला रहे हैं। इसीलिए हमारा जो सत्ता है, राजनीतिक सत्ता है, कोसों दूर है। दूसरे इसमें और जो मुख्य जो कारणें हैं कि 85% होने के बाद भी हम सत्ता में क्यों नहीं है, राजनीतिक सत्ता से दूर क्यों है, उसका जो मुख्य कारण एक और है कि मूल निवासी बहुसंख्यक है, लेकिन वह आर्य विदेशी ब्राह्मणों की दी हुई जाति के पहचान को अपनी वास्तविक पहचान समझकर 6743 जातियों में विभक्त है, बटा हुआ है। मतलब आर्य ब्राह्मणों ने जो हमें, मतलब क्या उसको बोलते हैं, जो वास्तविक पहचान नहीं है, जो गलत पहचान है। जैसे किसी का पैर टूट जाता है तो उसे हम लंगड़ा भी कहते हैं, लेकिन उसका वास्तविक नाम कुछ और होता है। तो आर्य ब्राह्मणों ने मूल निवासियों को लंगड़ा कहा, मतलब जातियों से उन्होंने संबोधित किया, जातियों में बांटा। जबकि राजनीति में सफल होने के लिए उसे एक पहचान, मूल निवासी पहचान के रूप में संगठित होना आवश्यक है। दूसरा कारण है सत्ता में नहीं होने कारण कि हम भले ही बहुसंख्यक हैं और बामसेफ ने 85% को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर रहा है, उसको लाना है तो अभी है नहीं, लेकिन बामसेफ की जो आइडियोलॉजी है वो 85% को इस आइडियोलॉजी में लाना चाहता है। तो हमारी बहुसंख्यक है, लेकिन समस्या समाप्त करने वाली जो फूले अम्बेडकरी विचारधारा है वो बहुसंख्यक नहीं है। मतलब 85% लोगों के पास फूले अम्बेडकरी आइडियोलॉजी नहीं पहुंचा है। और इसमें यह देखते हैं कि 85% वर्ग का जो आदमी होता है, शरीर तो मेरा होता है लेकिन दिमाग किसी और का होता है, उस पर जो दिमाग का कंट्रोल है किसी और का होता है। मतलब बायोलॉजी हमारा होता है लेकिन आइडियोलॉजी दूसरा का होता है। यही कारण है कि हम
राजनीतिक सत्ता से कोसों दूर है। तीसरी जो मुख्य कारण है, मूल निवासी बहुजन समाज के ज्यादातर राजनीतिक नेतृत्व में लोकतांत्रिक चरित्र का अभाव है। बहुत सारे क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक पार्टी है, बहुत सारे सत्ता में आया, बहुत सारे अभी सत्ता में आने के लिए प्रयासरत है, लेकिन उन्होंने कभी भी एक लक्ष्य को, ऐसा लक्ष्य जो समाज की समस्या का निदान हो सके, उन्होंने कभी भी लक्ष्य और उद्देश्य को केंद्रित नहीं किया अपने राजनीतिक प्रणाली में, जिसके कारण अलग अलग बटे हुए हैं। और उसमें जो मुख्य जो बातें हैं वह यह है कि जिस राजनीतिक पार्टी का कोई उद्देश्य नहीं होता है, कोई लक्ष्य नहीं होता है, वह व्यक्तिवादी हो जाता है या तो परिवारवादी हो जाता है। और व्यक्तिवादी परिवारवाद होने के कारण बहुत सारे क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी का उदय होता है और उदय होने के बाद आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसका एक भी कारण है कि हम 85% होते हुए भी सत्ता से बहुत दूर है। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। रितेश जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप में कहा कि क्या रीजंस क्या है। बिंदुवार उन्होंने दर्शाया कि जाति का हम पहचान लेके चल रहे हैं, वो समझ नहीं रहे, आइडियोलॉजी की जो लड़ाई है वो समझ नहीं रहे। आपका क्या लगता है, क्या सॉल्यूशन है? डेमोक्रेसी हम स्थापित करने की बात करते हैं, लोग अक्सर ये कहते हैं कि भाई आप जो है, जो ये जो बात करते हैं लोग, बैकवर्ड क्लास की, जो बहुजन की बात करते हैं, वो मतलब मानवता के हित में बात नहीं करते, ऐसा लोग बोलते हैं। मतलब जनरल ये, भाई आप ब्राह्मण को भला बुरा बोल रहे हैं, या फिर ये ऐसा क्यों करते हैं आप, हर व्यक्ति का। तो जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, ये एक समझने की बात है कि हम अधिकतर लोगों को, जैसे उन्होंने कहा रितेश जी ने, कि जो लोग सचेत नहीं है वो सत्ता से बहुत दूर है। तो हम जो ये विचारधारा चला रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं, ये उनमें चेतना निर्माण करने की मसला है, चेतना निर्माण करने का बात है। और अधिकतर लोगों को आज के तारीख में भी मानवीय जो अधिकार है, जैसा मनोज जी ने शुरू में ही बताया कि लोगों को भोजन है ही नहीं और भजन सुनाया जा रहा है, तो भोजन उपलब्ध कराने, सबको मिले भोजन, यही तो आज जो बुद्ध की बात जो लोग कर रहे हैं। बुद्ध ने यही कहा कि सब अधिक जो बहुजन लोग हैं, जो कष्ट में है, जो दुख में है, उनका जो है कल्याण होना चाहिए। इसी दृष्टिकोण में बात हम कर रहे हैं। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं या ऐसा समझते हैं कि भाई ये जो 15 और 85 की बात नहीं होनी चाहिए, भारतीय संविधान इक्वालिटी की बात करता है, तो हमको अब समता की बात करनी चाहिए। लेकिन समता तभी स्थापित होगी जब गैर बराबरी लोगों में गैर बराबरी का व्यवहार लागू हो। ये सर्वविदित है। तो मनोज जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कैसे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होगा भारत में। कहने को लोकतंत्र में हम हैं, डेमोक्रेसी में है। आजकल तो सुप्रीम कोर्ट के जो ब्राह्मण जो जज हैं, वो भी खुलेआम आके बोलते कि लोकतंत्र खतरे में है। स्टैब्लिश ही कहाँ हुआ लोकतंत्र जो खतरे में होगा? अभी तो स्टैब्लिश होने के वो चरण में है। 3000 सालों से जिस लोकतंत्र को भारत में खत्म करके रखा गया, उसको स्टैब्लिशमेंट करने की तो बात बाबा साहब ने संविधान सभा में, जो संविधान में जो प्रावधान, वहां से शुरू किया है। अभी तो वहां से 70 साल हुए। लेकिन इसको क्रांति के रूप में अगर हम जानना चाहें कि क्रांति अगर शॉर्ट टाइम में अगर स्टैब्लिश करना है, वो कैसे संभव है? जी मनोज जी, ये आप बताएं हम लोगों को। माइक को अनम्यूट कर लेंगे जी। जी हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? बोलिए जी सर। हाँ मनोज जी, ऐसा है कि जैसे मान लीजिए बहुत चुनाव का जब समय आता है, तो जब ऐसे देखा जाता है कि जिस तरह राहुल गांधी को दिखाया जाता है कि किसी जो है बड़े बड़े जो है ग्लैमर, जो राजनीति के ग्लैमर है, वो सब किसी झोपड़ी में जाके जो है खाना खाते हैं, हेलीकॉप्टर से उतर के, जिसे है कि फसल काटती है, ऐसा कुछ दिखाया जाता है। हाँ, है वो मान। तो ऐसे ऐसे जो ग्लैमर है जो राजनीतिक क्षेत्र के, हाँ। उस
ग्लैमर के जो भ्रम जाल में जो है आम जो जनता है, जो नागरिक है, हम्म। वो फंस जाती है। हम्म। और इसमें है कि और कहीं कहीं पैर भी धुलवाता है हाँ कि हाँ। देखो हम दलितों के घर में खाना भी फला, खाना है। हाँ हाँ, हाँ। दल खाना है और तो ब्राह्मण उसका पैर धो रहा है। हम्म। तो यही भ्रम जाल में जो है सामाजिक जो व्यवहार जो है, जैसे आज हम लोग मूल निवासी बहुजन जो कॉन्सेप्ट जो अपनाए हुए हैं, तो जितने भी जनप्रतिनिधि है, भारत एक विविधता भरा देश है जिसमें जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, सभी तरह का जो है मिलके जो है एकत्रित होने के लिए एक विचारधारा का, आइडियोलॉजी का जरूरत होता है। हम्म। तो किसी को एक परिपृष्ठ को तैयार करके हम जो है जनप्रतिनिधि होके जाते हैं संसद में, वहां जो है उसको अपना निष्क्रिय हो जाते हैं। जबकि संवैधानिक जो है व्यवहार हम नहीं कर पाते हैं। जो आम जनता नागरिक को जो कर्तव्य जो है वो क्या करना चाहिए उसको पता ही नहीं है, तो वो उसको कैसे प्राप्त होगा लोकतंत्र। हम्म। तो अनुच्छेद 52 में मौलिक अधिकार में भी है कि हर नागरिक का एक कर्तव्य होता है। तो नागरिक है, जनता ही समझता है कि हम वोट दे दिए, हम अपना कर्तव्य पूरा कर दिए, हम्म। जबकि ये नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को कैसा निर्माण होता है और अपनी सहभागिता हम कहाँ तक दे सकते हैं, इसका पूरा उसको नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, ताकि हम भी जो है समय आने में हम उस पर प्रहार कर सके। तो यही चीज है जी। कि मूल निवासी बहुजन समाज में चेतना जब तक नहीं आएगी दोस्त दुश्मन की, और जैसे मान लीजिए झारखंड में तो 32 का जो है बहुत तिथि है, जब चुनाव आता है तो 32 का बात करके हमारे लोग जो है खुश हो जाते हैं, क्या भाई जिसके जिसके खतियान है वो तो मिल ही जाएगा। लेकिन आज तो है उसी की सरकार, हाँ। क्यों नहीं हो पा रहा। सही। तो संवैधानिक जो है, संवैधानिक उपचार नहीं जानने की वजह से, ये जो है अवेयरनेस नहीं होने की वजह से आम जनता धोखा खाती है, उसके जनप्रतिनिधि को ठग के वो अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड में लोग ठगे जा रहे हैं, कहने को वो मुख्यमंत्री है हमारा, लेकिन कल्याण हाँ हमारा नहीं हो रहा है। चलिए, बढ़िया बात। रितेश जी, अंतिम पड़ाव में हम हैं और अभी सॉल्यूशन की ओर हम चलेंगे। आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या है, मतलब कौन कौन से पैमाने, है ना, मतलब कैसे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो। कुछ आवाजें आपके यहाँ से आ रही है, हो सकता है कि चलिए ठीक है, आवाज फिर भी क्लियर है। आप हमें बताइए कि क्या क्या बातें जो है बहुजन समाज को अपनानी चाहिए, या उसको कौन कौन से मार्ग जो है हमको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ताकि बैकवर्ड क्लास की जो पॉलिटिक्स है वो दिखाई दे। जी, रितेश जी। ये आवाज ठीक से नहीं आ रही सर, फिर से रिपीट किया जाए। मैं ये कह रहा हूं कि कौन से मार्ग अपनाए जाने चाहिए, भारत कौन कौन से मार्ग अपनाए जाने चाहिए जिससे बैकवर्ड क्लास की जो पॉलिटिक्स है वो स्थापित हो। जी। जी, सबसे पहले तो पहले भी बता चुके हैं कि दोस्त और दुश्मन की पहचान होना बहुत जरूरी है। हम्म। क्योंकि किसी भी लड़ाई में दोस्त और दुश्मन को बताना बहुत जरूरी होता है। सत्ता में आना चाहते हैं तो या राजनीति करना चाहते हैं तो हमें यह समाज को बताना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। हम्म। दूसरा है कि हमारा सत्ता में आकर हम क्या करना चाहते हैं, उद्देश्य क्या है मेरा। भारत की जो सामाजिक समस्या है या भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है, हम्म। उस अनुरूप क्या उद्देश्य रखा है या नहीं। यदि रखा है तो उस जरूर हम उससे राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करेंगे। हम्म। इसमें एक और है कि ए, समाज में समाज में जागरूकता इस प्रकार करनी होगी कि हमारी जो समस्या है, समस्या का निदान इस विचारधारा के तहत ही होगी। यदि समाज इस समझ जाएगा तो हम राजनीतिक सत्ता में पहुंच जाएंगे। जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम सारी बातें जो है हमारे बीच में आ गई। जो मामला है, जी मनोज जी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, माइक को अनम्यूट कर लीजिए। हम्म।
हाँ, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ 15 वर्सेस 85 का। हम्म। मैं एक पेशे से खिलाड़ी भी रह चुका हूँ अपने जिले का। हम्म। और मैं एक उदाहरण बताता हूँ, मान लीजिए झारखंड की टीम विदेश में खेलने जाती है हम्म। किसी टूर में। हम्म। तो किसी विदेशी देशक के साथ अगेंस्ट वर्सेस उसका मैच होगा। हमारी टीम झारखंड के अगर रहेगी तो उसमें अगर पार्टिसिपेट करेगी तो हमारा जो मान लीजिए उसमें तो बैकवर्ड भी है, फॉरवर्ड भी, सभी मिक्स है। तो हमारा जो है पोजीशन जो है वो हमेशा फॉरवर्ड फॉरवर्ड में रहेगा और बैकवर्ड जो है बैक में रहेगा या गोलकीपर रहेगा। अच्छा। लेकिन जय हाँ, मान लीजिए हमारा बैकवर्ड जो पोजीशन में है वो फॉरवर्ड से ज्यादा अच्छा खिलाड़ी है। तो वो खिलाड़ी जैसे 10 प्लेयर को काट के गोल पोस्ट के ऊपर ले जाता है और वहां जाके रुक जाता है और रुक के बोलता है क्या, अरे भाई गोल मारो, तुम तो गोल पोस्ट खाली है, तुम मार सकता है। तो वो बोलता है क्या, निवासी भोजन जो खिलाड़ी है वो बोलता है क्या, अरे हम तो मिश्रा जी आएंगे तो ना गोल मारेंगे, हम्म। हम तो गोल मार ही नहीं सकते हैं। तो वही है, समाज का नेतृत्व जो है, बैकवर्ड समाज का नेतृत्व जो है वो बैकवर्ड समाज ही करेगा, तभी उसका उत्थान होगा। जी जी। जिसका समस्या उसी उसी को निराकरण करने के लिए आगे आना जी। होगा, उसी का संगठन, उसी की विचारधारा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। उदाहरण के साथ आपने बताया, आप हॉकी के खिलाड़ी भी हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी, जो बामसेफ झारखंड से हैं, मनोज जी जो पीपीआई से। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बखूबी जो है विषय के साथ न्याय किया। हमारा इतिहास कैसा रहा, आज क्या हालात है, बाबा साहब का मूवमेंट, बामसेफ का परिणाम, बहुत सारी बातों पर हमने चर्चा किया। दर्शकों से भी अपील है कि यह कार्यक्रम अभी जो कुछ दिनों से रुका हुआ था, अभी हम कंटिन्यू एमबीएन न्यूज नेटवर्क का जो लाइव का जो कार्यक्रम है वो अब कंटिन्यू चलेगा, सतत चलेगा। इसलिए आपका जो है ये है मसला कि आप इसको कंटिन्यू लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को अवगत कराएं कि जो विचारधारा की लड़ाई है वो मामला फैलाने का है, लोगों तक पहुंचाने का है। और तमाम सारी विषय के साथ हम फिर आगे भी उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। कल फिर 7 बजे नए विषय के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सबको जय संविधान, जय भारत।